नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है द्विवेदी युग पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध को पढ़ेंगे। तो द्विवेदी युग से संबंधित मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी रचनाकार पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी प्रमाणिक पुस्तकों से ही पढ़ाए जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय जन्म की हम बात करते हैं तो 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद ग्राम में सर्वप्रथम अध्यापक और निधन इनका 1947 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था निधन? 1947 ईस्वी में। सर्वप्रथम अध्यापक, फिर कानूनगो भी बने थे। 1923 से सरकारी नौकरी से इन्होंने अवकाश ले लिया था और ये लेखन कार्य करने लग गए थे। 1923 में इन्होंने अवकाश ले लिया था और ये लेखन कार्य करने लग गए थे। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। वैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में ये है कि ये क्या थे? ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। बाद में सिख धर्म, बाद में सिख धर्म ग्रहण कर लिया था। बाद में सिख धर्म ग्रहण कर लिया था। द्विवेदी युग के जितने भी कवि, एक बार फिर से आपको बता दूं, ठीक है ना, कि द्विवेदी युग के जितने भी कवि मैं करवा रहा हूं, यहाँ तक कि वैसे तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास अपने पहले आदिकाल पूरा करवा चुके हैं यूट्यूब पर निशुल्क। और जिस तरह से अपने निशुल्क करवा रहे हैं उस तरह से कोई निशुल्क नहीं करवा रहा है कि सारी की सारी कला से निशुल्क और इतना विस्तार से सभी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हुए, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हिंदी साहित्य कोश है, बच्चन सिंह का है, ये सभी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हुए करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। और इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ, आप कोई भी किताब खोल लेना चाहिए, कोई भी किताब खोल लेना, जैसा अयोध्या सिंह उपाध्याय का परिचय यहाँ पढ़ाया जाएगा अभी, या द्विवेदी युग पढ़ाया जाएगा, या हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाया जाएगा, वैसा न तो आपको किसी किताब में मिलेगा और न आपको यूट्यूब पर कोई पढ़ाएगा। 1882 ईस्वी श्री कृष्ण शतक प्रथम रचना है इनकी। 1882 ईस्वी में श्री कृष्ण शतक, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1899 ईस्वी रसिक रहस्य, 1899 ईस्वी रसिक रहस्य इनकी दूसरी रचना है। 1900 ईस्वी में प्रेमांबु वारिदी, 1900 ईस्वी में प्रेम प्रपंच, 1901 में प्रेमांबु प्रश्रवण, 1901 में प्रेमांबु प्रवाह। अब देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग डर जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी रचनाएं देखकर हम डर जाते हैं, तो डरे नहीं। जैसा कि ऋतिक रोशन कहता है ना कि जो डर गया सो नहीं, गब्बर सिंह कहता है कि जो डर गया सो मर गया। ऋतिक रोशन तो ये कहता है कि डर के आगे जीत है। तो वही बात है कि डरना नहीं है। अब जैसे अभी कुछ रचनाएं आई है, देखो श्री कृष्ण शतक, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ये देखी, द्विवेदी युग में इस प्रकार की रचना नहीं होगी, ठीक है। रसिक रहस्य याद करना है, मोस्ट है, रस श्रृंगार रस से संबंधित रचना है। अब देखो कुछ नई रचनाएं, जैसे प्रेमांबु वारिदी, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह। अब देखो ये रचनाएं बिल्कुल आपको नई नजर आ रही होंगी, लेकिन ये जब एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको याद रह जाएगा कि इस प्रकार की रचनाएं किसकी है, किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। इस प्रकार की रचनाएं किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और कोई भी विद्यार्थी सिर्फ एक बार नहीं पढ़ता है, जिसने सिलेक्शन करवाना है वो तो कम से कम 3 बार पढ़कर जाता है। जिसने सिलेक्शन करवाना होता है वो तो कम से कम 3 बार पढ़कर
ठीक है ना। अब देख लो, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह। अब देखो इन्हीं को किससे याद करोगे आप? प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास तो कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पता ना हो कि प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी। 1914 ईस्वी में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है इसे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है। क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसे कहा जाता है। और इसी के कारण हरियोध को, इसी के कारण हरियोध को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकवि। अब हम बात करें, अब ऐसी बातें आ जाती हैं, ऐसी बातें आ जाती हैं, बातें जब आ जाती हैं तो आगे चली जाती हैं। बातों का क्या है कि अब जैसे महाकवि हम कहेंगे कि प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, और हरियोध जो है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं कहा जाता है। अब किसने कहा था ऐसा? किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य कोश जो सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है, जिसके प्रधान संपादक जो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, उन्होंने कहा था। अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको महाकवि कहा है और महाकाव्य कहा है, ठीक है ना। लेकिन बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आपको बता दूं कि उन्होंने इसे खड़ी बोली का, इसे महाकाव्य माना ही नहीं है। महाकाव्य तो दूर की बात, उन्होंने इसे प्रबंध काव्य भी नहीं माना है। प्रिय प्रवास को उन्होंने प्रबंध काव्य मानने से भी इनकार कर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे विस्तार से इसकी पूरी बात आएगी क्यों कर दिया है, किस लिए कर दिया है। बच्चन सिंह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संदर्भ देते हुए, ठीक है ना, वो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको महाकाव्य नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें ये चीजें नहीं है। महाकाव्य के अनुकूल जो छंद योजना होनी चाहिए, जो विषय होनी चाहिए, जिस प्रकार की शैली होनी चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो ये सारी बातें प्रिय प्रवास के बारे में। लेकिन फिर भी हम जो पढ़ेंगे सर्वसम्मति से जो मत पढ़ेंगे, गणपति चंद्र गुप्त भी इसको महाकाव्य और प्रबंध काव्य मानते हैं। तो सर्वसम्मति जो है वो यही है कि प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और हरियोध जो है वो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। तो प्रिय प्रवास जहां हम बात रोकी थी वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं कि प्रिय प्रवास से ही आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा? प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह। प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रश्रवण और प्रेमांबु प्रवाह, और प्रेम प्रपंच और पद्य प्रसून, ये सारी चीजें पै वाली आपको इससे याद रह जाएगी। प्रिय प्रवास और पद्य प्रसून। प्रिय प्रवास की बात करें तो 1914 में इसकी रचना हुई थी। 1925 पै से 25 और पै से पद्य प्रसून, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय पै से आगे सारी रचनाएं। फिर आता है चुपते चोपदे। आगे चलते हैं। उन्नीस 1932 ईस्वी में चुपते चौपदे मुहावरेदार भाषा। फिर आता है 1932 में चोखे चोपदे मुहावरेदार भाषा। अब बता दूं कि चुपते चोपदे जो है इसका जो सन है, चुपदे चोपदे और चोखे चोपदे का जो सन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1932 माना है। क्या माना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1932 माना है। नगेंद्र ने भी 1932 माना है। नगेंद्र ने केवल इसका सन दिया है चुपते चोपदे का, चोखे चोपदे का सन डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं दिया है। चुपते चोपदे का डॉक्टर नगेंद्र ने सन नहीं दिया है। लेकिन हम बात करते हैं शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो शुक्ल ने जो इसका सन है वो 1924 ईस्वी माना है, ठीक है ना। बात करते हैं गुप्त की, गणपति चंद्र गुप्त की, तो उन्होंने भी इसका सन जो है वो 24 ही माना है। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे विस्तार से दिया हुआ है सभी के बारे में, क्योंकि इन सभी रचनाओं के बच्चन के अनुसार अलग सन है, शुक्ल के अनुसार अलग सन है। तो मैंने थोड़ा सा वो अलग से विस्तार से बताया है कि किसने क्या क्या सन इनका माना है, जिनमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिन्होंने अलग अलग बता रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। 1935 ईस्वी में फूल पत्ते, 1937 ईस्वी में पारिजात,
ये इनका प्रबंध काव्य है। इनके 3 प्रबंध काव्य थे, आप जानते ही हैं, एक पारिजात और एक वैदेही वनवास 1940 और एक प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। 3 इनके प्रबंध काव्य माने जाते हैं। पहला इनका प्रबंध काव्य माना जाता है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। दूसरा इनका जो प्रबंध काव्य है वो माना जाता है पारिजात, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा इनका जो प्रबंध काव्य है वो वैदेही वनवास माना जाता है। और प्रमुख रूप से इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन रचनाओं में हम मान सकते हैं कि इनका एक आ जाता है रस रहस्य, ठीक है ना, और दूसरा आ जाता है इनका प्रिय प्रवास, तीसरा पारिजात, फिर वैदेही वनवास। यही इनके महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पद्य प्रसून भी एक आ जाता है। बाकी ट्रिक से अगर आप याद करना चाहो तो वो भी याद कर सकते हो। प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम प्रवंच, प्रेम प्रपंच, इनको भी आप याद कर सकते हो। इसके अलावा इनका ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, उसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं आगे। हाँ, रस कलश, रस रहस्य नहीं है, सॉरी दिमाग से निकल गया। रस कलश जो है, और एक दो चुपते चौपदे और चोखे चौपदे हैं। चुपते चौपदे, चोखे चौपदे और बोल चाल। चुपते चौपदे, चोखे चौपदे दोनों 1932 की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। किसने कहा है कि इसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है? सभी ने कहा है, और वैसे विशेष रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी ऐसा कहा है कि जिसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। 1940 में, 1937 में कल्पलता, 1938 में ग्राम गीत, 1939 में बाल कवितावली, 1940 में बोलचाल मुहावरेदार भाषा, 1940 में रस कलश, 1940 में वैदेही वनवास, 1940 में हरिओद सस्ते। बहुत ही शानदार है, याद रख सकते हो आप इसे। आसानी से। ठीक है ना, आसानी से याद रख सकते हैं आप इसे। 1940 ईस्वी बोलचाल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, 1940 ईस्वी रस कलश ब्रज भाषा का, 1940 ईस्वी वैदेही वनवास और 1940 ईस्वी हरिओद सस्ते। 1946 ईस्वी में एक मर्म स्पर्शन की रचना भी आई थी। चलते हैं आगे। उपन्यास, बात करते हैं इनके उपन्यासों की। तो इनके 3 उपन्यास है। 1894 ईस्वी में प्रेम कांता, जो इनका प्रथम उपन्यास है। प्रेम कांता जो इनका प्रथम उपन्यास है। 1899 ईस्वी में ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899 ईस्वी में ठेठ हिंदी का ठाठ और 1907 ईस्वी में अध खिला फूल। तीनों ही याद रख लेना। वैसे महत्वपूर्ण की बात करें तो ये 2 ही है, लेकिन ये 2 पहले बहुत बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, इसलिए प्रेम कांता भी इस बार आपने याद रखना है कि इनका प्रथम उपन्यास है। नाटक की हम बात करते हैं, किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाटक। अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाटक ये क्या थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास। अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास, अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाटकों की बात करते हैं तो 1893 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय, 1894 ईस्वी में रुक्मणी परिणय। 1893 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय और 1894 ईस्वी में रुक्मणी परिणय। 1893 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय, 1894 ईस्वी में रुक्मणी परिणय। संपादन की हम बात करते हैं, संपादन की अगर हम बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में कबीर वचनावली का इन्होंने संपादन किया था। किसका? कबीर वचनावली का। बात करते हैं इनके इतिहास ग्रंथ की। इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास। तो 1934 ईस्वी में
इनकी रचना आई थी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1934 ईस्वी। किसका है? हिंदी साहित्य का इतिहास। किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रारंभ में ब्राह्मण थे लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है ना, चलते हैं आगे। प्रबंध काव्य, अब बात करते हैं इनके प्रबंध काव्य की। तो प्रबंध काव्यों की संख्या की बात करें तो इनके 3 प्रबंध काव्य माने जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं प्यारे बच्चों, कौन कौन से हैं। एक है प्रिय प्रवास जिसमें 17 सर्ग हैं, दूसरा है पारिजात जिसमें 15 सर्ग हैं, और तीसरा है वैदेही वनवास जिसमें 18 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी? 1914 में। पारिजात की रचना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। और वैदेही वनवास की रचना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। वैदेही वनवास की रचना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में और कौन कौन सी रचना हुई थी? एक रस कलश थी, एक बोलचाल। रस कलश की रचना भी 1940 में हुई थी, बोलचाल की रचना भी 1940 में हुई थी, वैदेही वनवास की रचना भी 1940 में ही हुई थी। चलते हैं आगे। और हरियोध सतसी की भी रचना 1940 में हुई थी। अनुदित रचनाएं, बात करते हैं अनुदित रचनाओं की। बात करते हैं अनुदित रचनाओं की। तो अनुदित रचनाओं की बात करते हैं तो अनुदित रचनाओं में कौन कौन सी आती है? अनुदित रचनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी रचनाएं अनुदित रचनाओं में आती है, देख लेते हैं। वेनिस का बांका नीति निबंध, वेनिस का बांका नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका और रिपवान विंकिल। ठीक है ना, वेनिस का विनोद वाटिका, वेनिस का बांका और रिपवान विंकिल। विनोद वाटिका, उसके बाद आ जाती है अन्य रचनाएं। अन्य रचनाओं की बात करें तो ये रचनाएं जो है अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी अन्य रचनाएं? 1904 ईस्वी में प्रेम पुष्पहार, 1906 में उद्बोधन, 1909 में काव्योपावन, 1916 में कर्मवीर, 1917 में ऋतु मुकुर, 1917 में पद्य प्रमोद। अब देखो पै वाली इनकी जो रचनाएं थी एक बार फिर से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, कुछ एक जितनी मुझे याद रहती है। एक थी कौन सी थी? पे 1 नंबर वाली, 1 नंबर वाली प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेम पुष्पहार, प्रेम पुष्पहार, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रपंच, पद्य प्रसून। ठीक है, पद्य प्रमोद। ये इनकी पै वाली रचनाएं हैं, कुछ और भी हो सकती है लेकिन प्रमुख रूप से अपने ये ध्यान रखते हैं पद्य प्रमोद। ठीक है ना, प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेम पुष्पहार, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रपंच, पद्य प्रसून और पद्य प्रमोद।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार हरियोध की रचनाओं का प्रकाशन काल। विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि सभी आ जाए थोड़े से। ठीक है, दिख रहा होगा वैसे, अगर ना दिखे तो थोड़ा सा आप देख लेना। विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार हरियोध की रचनाओं का प्रकाशन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, थोड़ा सा आप सुन लेना अगर दिखाई ना दे तो, और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। ये क्या प्रमुख रचनाएं बताई है मैंने, बाकी रचनाएं सारी बताऊं। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। ये तभी कर सकते हैं जब आपने ये सारे के सारे हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़े हो। और वहां जाते ही ऐसा नहीं होता कि वहां जाते ही रखे पड़े हैं कि हाँ ये रखे पड़े हैं ये आप उतार लो, ऐसा नहीं होता। पहले एक पढ़ना पड़ता है, पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता है। हरियोध आपको पूरा शुक्ल से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पूरा का पूरा गणपति चंद्र गुप्त से। बात कर रहे थे अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार, अलग अलग साहित्यकारों के अनुसार हरियोध जी की रचनाएं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी रचनाओं के सन क्या है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र जो है जिस हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक है, और डॉक्टर उमाकांत गोयल जो है उन्होंने द्विवेदी युग लिखा है। तो अगर हम हरियोध जी के बारे में पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर उमाकांत गोयल द्वारा लिखा होगा, हिंदी साहित्य कोश। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी साहित्य कोश की, जिसके प्रधान संपादक जो है वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात करते हैं। तो इन्होंने चोखे चौपदे का जो सन है वो 1924 ईस्वी माना है। चोखे चौपदे का सन जो है वो 1924 ईस्वी माना है। पद्य प्रसून 1925 है। वैदिक वनवास 1940 है। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ चोखे चौपदे में समस्या आ रही है। फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने भी चोखे चौपदे का सन जो है वो 1924 ईस्वी माना है, और चुपते चौपदे का सन भी 1924 ईस्वी माना है। पद्य प्रसून का 1925 है। वैदिक वनवास का 1941 है। ये थोड़ा सा आगे पीछे है। शुक्ल ने 40 माना है, सभी 40 मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने 41 माना है। कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रमुख समस्या ये है कि चोखे चौपदे और चोखे चौपदे और चुपते चौपदे का सन जो है वो कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो उन्होंने चोखे चौपदे का सन 1932 ईस्वी माना है, और चुपते चौपदे का सन जो है वो भी 1932 ईस्वी माना है। एक्चुअल में इन्होंने चोखे चौपदे का सन ही बताया। ये क्या लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, चोखे चौपदे और फिर लिखते हैं चुपते चौपदे और फिर लिखते हैं 1932 ईस्वी। ये सभी रचनाओं में ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब हम यही मान के चलते हैं कि इन दोनों का सन जो है 1932 ईस्वी है। बात करते हैं डॉक्टर, इसके बाद पद्य प्रसून 1925, वैदिक वनवास 1940, कोई समस्या नहीं है। हिंदी साहित्य कोश चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, और चुपते चौपदे के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि 1932 ईस्वी। तो डॉक्टर नगेंद्र, और अगर हम हिंदी साहित्य कोश डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर धीरेन्द्र की बात मानते हैं तो चुपते चौपदे और चोखे चौपदे का जो सन है वो 1932 ईस्वी है। और अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त की बात मानते हैं तो चुपते चौपदे और चोखे चौपदे का सन जो है वो 1924 ईस्वी है। इतनी सी बात है, ये आप ध्यान रख लेना। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रबंध काव्य। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रबंध काव्य। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रबंध काव्य। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया है, इनकी रचनाओं को अलग अलग तरीके से बांट दिया है।
प्रबंध काव्यों को अलग कर दिया है, आसानी रहेगी अपने लिए भी, क्योंकि हम दूसरे जो साहित्यकार है उन्होंने इस तरीके से नहीं बांटा है। और अचानक हमसे पूछ लिया जाए कि आचार्य हरियोध के कौन कौन से प्रबंध काव्य है, इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है, ऐसा पूछ लिया जाए, या ये पूछ लीजिए इनमें से कौन सी रचना श्रृंगार रस से संबंधित है, इनमें से कौन सी रचना कृष्ण की आराधना से संबंधित है, इनमें से कौन सी रचना श्री कृष्ण के श्रृंगार वर्णन से संबंधित है, तो ये सारी चीजें अलग अलग पूछ ली जाए तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अलग अलग बांट दिया है और मैंने वहां से उठा के आपको पढ़ा रहा हूं। सॉरी, प्रबंध काव्य। फिर इन्होंने कहा है कि गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि हरियोध के कौन कौन से प्रबंध काव्य हैं। फिर ये बताते हैं कि हरियोध के कृष्ण चरित्र संबंधी अनुराग को व्यक्त करती रचनाएं कौन कौन सी हैं। कृष्ण चरित्र संबंधी अनुराग को व्यक्त करती कौन कौन सी रचनाएं हैं। फिर ये कहते हैं कि कृष्ण की महिमा एवं सौंदर्य तथा गोपियों के वीर्य से संबंधित कौन कौन सी रचनाएं हैं। कृष्ण की महिमा एवं सौंदर्य तथा गोपियों का वीर्य किन रचनाओं में बताया गया है, देखते हैं आगे। प्रबंध काव्य। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी। कोई समस्या नहीं है, इन तीनों को सभी ने प्रबंध काव्य माना है। वैसे कहते हैं कि ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, लेकिन इन तीनों को प्रबंध काव्य मानने वाले कौन कौन है। धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। किस किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने, और दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है ना। ये तो कौन है? मानने वाले हैं। ये तो कौन है? मानने वाले हैं प्रबंध काव्य। और प्रबंध काव्य नहीं मानने वाले कौन है? नहीं वाले कौन कौन से हैं? नहीं वाले की बात करें तो उसमें आ जाता है आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह। ये इसको प्रबंध काव्य नहीं मानते हैं, आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह। ठीक है, चलते हैं आगे। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कृष्ण चरित्र संबंधी अनुराग को व्यक्त करती रचना। अब देखो 1882 ईस्वी में कृष्ण शतक आई थी, इनकी प्रथम रचना है कृष्ण शतक। कोई समस्या नहीं है, आप जान जाएंगे कि ये कृष्ण संबंधी रचना है। 2 नंबर पर 1893 ईस्वी में प्रद्युम्न विजय जो इनका नाटक है, ये भी जान जाएंगे आप। अगर आपने महाभारत देखी है, प्रद्युम्न के बारे में जानते हैं, तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है, कृष्ण से संबंधित रचना है। लेकिन फिर भी नहीं है तो आप या रुक्मिणी परिणय, कोई समस्या नहीं है, नाटक है, अच्छे से जान जाएंगे। और इन्होंने ये भी अच्छे से बताया है कि प्रद्युम्न विजय नाटक है, रुक्मिणी परिणय नाटक है, याद रखना। प्रिय प्रवास, जो प्रिय प्रवास है वो भी कृष्ण से संबंधित रचना। अचानक दिमाग से निकल जाता है, लेकिन जबकि सही बात है कि इन्होंने प्रिय प्रवास में साधारण मानव के समान कृष्ण को दिखाया है और साथ में सेवक के रूप में व्यक्त किया है, और राधा को भी समाज सेविका के रूप में इसमें व्यक्त किया गया है। और शुक्ल इसी बारे में कहते हैं कि वो इस चक्कर में क्या है कि ना तो राधा जो है रीतिकालीन कवियों की तरह मतलब श्रृंगार इसमें आ पाया है, और न ही बहुत सुधारवादी मतलब जो साधारण जो है पात्र होते हैं वो बन पाई है। ठीक है ना। इसके बाद कृष्ण की महिमा, सौंदर्य तथा गोपियों का विरह किन रचनाओं में है। 1900 ईस्वी प्रेमांबु वारिदी, ये पै वाले याद रख लेना, प्रेमांबु वारिदी, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबुप्रा और प्रेमांबु प्रश्रवण। ये प्रेमांबु वाली सभी की सभी रचनाएं क्या है, गोपियों से संबंधित है, गोपियों से संबंधित है। श्री कृष्ण की महिमा और सौंदर्य, मतलब इनमें श्रृंगार ही अधिक रहने वाला है इन रचनाओं में, और इनमें अनुराग है। कहने का मतलब इनमें श्री कृष्ण की भक्ति दिखाई गई है, श्री कृष्ण से संबंधित श्री कृष्ण की भक्ति दिखाई गई है, और इनमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है और गोपियों के विरह का वर्णन दिखाया गया है। क्योंकि हरियोध को जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जिस तरह से
रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी रे, जिस तरह से मैथिलभूषण गुप्त को गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जिस तरह से मैथिलभूषण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जा सकता है, जिस तरह से मैथिलभूषण गुप्त को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जा सकता है, उसी तरह से हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठोको ताली। चलते हैं आगे। श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाएं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि श्रृंगार प्रियता पूर्ण इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो वो भी देख लेते हैं। श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाएं, श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाओं की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाएं क्या है? श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाएं, जैसे बाकी डिवाइडेशन किया है उसी तरह से श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचनाएं। इसमें सिर्फ श्रृंगार है। श्रृंगार की हम बात करते हैं तो 1899 ईस्वी रसिक रहस्य काव्य है। रसिक रहस्य, हाँ ठीक है, रसिक रहस्य है, ठीक है ना। रस कलश और रसिक रहस्य, रस कलश और रसिक रहस्य। 1900 ईस्वी में प्रेमांबु वारिदी, 1900 में प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, ये वो सभी रचनाएं हैं प्रेम वाली। ये चारों रचनाएं आप देख सकते हैं। ये चारों रचनाएं वो है जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। ये वो सभी की सभी रचनाएं हैं। और इनमें श्रृंगार, मैं पहले कह चुका था, ये श्रृंगार से संबंधित है। श्रृंगार से संबंधित क्यों है? क्योंकि इसमें जो श्री कृष्ण का सौंदर्य आता है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब सौंदर्य किस में आता है? सौंदर्य किस में आता है? श्रृंगार में, ठीक है ना। और गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है। तो विरह किस में आता है? विरह भी श्रृंगार में ही आता है। अतः ये श्रृंगारिक रचनाएं हैं, ध्यान लगा लें। फिर आते हैं, और उसके अलावा एक रचना और है, वो है 1931 ईस्वी रस कलश। 1931 ईस्वी रस कलश, ये भी श्रृंगार प्रियता पूर्ण रचना है। गणपति चंद्र गुप्त को अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही शानदार। गणपति चंद्र गुप्त को गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। कोई समस्या नहीं है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास में कितने हैं? 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो 17 सर्ग है। वेदी वनवास 18 सर्ग है। पारिजात में 15 सर्ग है। याद रख लेना, अलग अलग याद नहीं रहते हैं और साधारण सा प्रश्न ये बनता है। प्रिय प्रवास में कितने हैं? 17 सर्ग है। वैदेही वनवास में 18 सर्ग है, ठीक है ना। और पारिजात में 15 सर्ग है। कैसे याद रखोगे इनको? तो ऐसे याद रख लेना। प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास जो है, इसकी रचना कब हुई थी? 1914 में, तो इसमें 17 सर्ग हो गए। वैदेही वनवास की रचना कब हुई थी? 1940 में, तो इसमें 18 सर्ग हो गए। और पारिजात की रचना कब हुई थी? 1937 में। लेकिन इसको सन के तरीके से याद नहीं रखोगे, इसको पै से याद करोगे। पै से पारिजात और पै से 15। पै से पारिजात और पै से 15। वैदेही वनवास वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, याद रख लेना। वैदेही वनवास जो है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है।
क्या है? वेदी वनवास वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। वेदी वनवास जो है वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास की बात करते हैं तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मूलतः वियोग श्रृंगार है, इसमें मूलतः वियोग श्रृंगार है। चतुर्थ सर्ग में, चौथे सर्ग में राधा के विरह का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास में राधा को लोक सेविका व विश्व सेवी बताया गया है। नायक कृष्ण का मानव रूप में चित्रण किया गया है और इस पर प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था इनको। प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा सा और है कुछ चीजें। कथा का आधार जो है, कथा का आधार जो है, कथा का आधार जो है भागवत पुराण है। कथा का आधार जो है भागवत पुराण है। कथा का आधार जो है वो भागवत पुराण है और 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है प्रिय प्रवास में। 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात करें तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार सभापति रहे थे। इनके उपनाम की बात करें, उपनाम की हम बात करते हैं तो कौन कौन से उपनाम है इनके? उपनाम की हम बात करते हैं हरियोध, हरियोध इनका उपनाम है। कवि सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? चंद बरदाई को। प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? चंद बरदाई को। आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। किसने कहा था आधुनिक काल का सूरदास? गणपति चंद्र गुप्त ने। रस कलश इनकी जो रचना है, रस कलश इनकी जो रचना है ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस के स्वरूप प्रकार पर है। अब आते हैं इनके बारे में अलग अलग रचनाकारों के कथन। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनके बारे में क्या लिखते हैं कि वेदे ही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने हिंदी साहित्य कोश में क्या लिखते हैं ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम पुस्तकों में आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा इतना विस्तार से, और वो भी यूट्यूब पर। 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के कोर्स में तो सभी पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इस तरह से यूट्यूब पर आपको इतना विस्तार से कोई नहीं पढ़ाने वाला है। नहीं है तो कोई क्लास हो तो कमेंट जरूर करना भैया कि यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासें इतना विस्तार से कोई पढ़ा रहा है। ठीक है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया गया है। आकार की दृष्टि किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसी आकार की दृष्टि से यह समान जरूर है। एक मिनट क्या है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं देख लेते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया गया है। एक और प्रबंध सृष्टि का मतलब क्या है? पहली प्रबंध सृष्टि कौन सी है? इससे पहले की प्रबंध सृष्टि कौन सी है? प्रिय प्रवास, जिसकी रचना
1914 ईस्वी में हुई थी। प्रिय प्रवास जिसकी रचना 1914 ईस्वी में हुई थी। दूसरी प्रबंध रचना कौन सी है? पारिजात, जिसकी रचना कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। और ये तीसरी है वैदेही वनवास, जिसकी रचना कब हुई है? 1940 ईस्वी में। कब हुई है? 1940 ईस्वी में। प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया गया। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसी ताजगी और काव्यत्व का अभाव है। ठीक है, चलते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा प्रिय प्रवास के बारे में क्या कहते हैं? एक सशक्त विप्रलंब काव्य है। विप्रलंब का मतलब वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार का काव्य है। किसका है? वियोग श्रृंगार का काव्य है। संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित, संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित है। ये याद रख लेना, जरूर याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसलिए इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं मानते हैं। वो कह रहे हैं, बच्चन सिंह ने भी इसलिए नहीं माने। बच्चन सिंह भी यही बात कहते हैं, आगे देखेंगे हम। बच्चन सिंह भी कहते हैं कि संस्कृत के जिन वर्णवृत्तों का प्रयोग प्रिय प्रवास में किया गया है, संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग इसमें किया गया है बड़ी संख्या में। लेकिन संस्कृत के जिन वर्णवृत्तों का मतलब छंदों का, संस्कृत के जिन छंदों का, वर्णिक छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है, उन छंदों का प्रयोग आगे चलकर आधुनिक काल में खड़ी बोली में किसी ने नहीं किया। नहीं का मतलब यह कि उस लेवल पर वो परंपरा नहीं चली। संस्कृत के छंदों को उस लेवल पर जो है, उस स्तर पर किसी ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। इनकी परंपरा को आने वाले कवियों ने जो इसके इनके बाद के कवि थे, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसका अनुकरण नहीं किया, इसलिए वो इनका जो है वो विरोध करते हैं इस लैंग्वेज का। संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित यह रचना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं? प्रिय प्रवास एक सशक्त विप्रलंब काव्य है। संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित यह रचना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। किसने कहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। लेकिन वो साथ में क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आकार की दृष्टि से बड़ा कहा, आकार की दृष्टि से बड़ा कहा, किंतु उन्हें इस कृति में समुचित कथानक का अभाव प्रतीत होता है। समुचित कथानक का अभाव प्रतीत होता है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है ना। और इसी अभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके प्रबंधतव एवं महाकाव्यतव को अस्वीकार कर दिया है। इसके प्रबंधतव एवं महाकाव्यतव को अस्वीकार कर दिया है। शुक्ल जी ने सरलता पूर्वक सहमत नहीं, शुक्ल जी से सरलता पूर्वक सहमत नहीं हुआ जा सकता। प्रबंध काव्य संबंधी कुछ थोड़ी सी रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो इस काव्य में प्रबंधतव का दर्शन आसानी से किया जा सकता है। कहने का मतलब यह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसमें प्रबंधतव की कमी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आसानी से शुक्ल का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ रूढ़ियों को छोड़ दिया जाए तो इसमें प्रबंधतव के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। स्पष्ट दिखाई देता है कि ये प्रबंध काव्य है, इसलिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा है, याद रख लेना। बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। हरियोध के अन्य साहित्यिक कृतित्व में उनके ब्रज भाषा काव्य संग्रह, ब्रज भाषा काव्य संग्रह याद रख लेना। रस कलश जो है उनका ब्रज भाषा का काव्य संग्रह को विस्मृत नहीं किया जा सकता। इसमें उनकी आरंभिक स्फुट कविताएं संकलित है। रस कलश में क्या है? उनकी आरंभिक स्फुट कविताएं किसमें संकलित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की आरंभिक स्फुट कविताएं किसमें संकलित है? रस कलश में। और किस प्रकार की है? श्रृंगारिक और काव्य सिद्धांत निरूपण की दृष्टि से लिखी गई है। चलते हैं आगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं आगे चलकर? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा फिर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? फिर एक बार फिर आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने इनका परिचय प्रकाशित करते हुए उन्हें विश्व के साहित्य सेवियों की पंक्ति प्रदान की है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है
तो हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो हरिओद खड़ी बोली के प्रथम महाकवि है। किसने कहा था ऐसा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। याद रख लेना, ये 100% महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लेते हैं? कहते हैं कि खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है बड़ा मैदान कोसों का अभी, है बड़ा मैदान कोसों का अभी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये पंक्तियां किसकी है? हरिओद की है, याद रख लेना। प्रिय प्रवास की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पद, ऐसा का ऐसा ही पूछा जा सकता है। प्रिय प्रवास की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू, मंजुल, पेशल आदि से बीच बीच में जड़ित अर्थात चुना हुआ होता है। उपाध्याय जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है था, किया, दिया, ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर, ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर सिमट कर रह जाना पड़ा है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। फिर आते हैं आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर, बोलचाल की भाषा में अनेक फुटकल विषयों पर उन्होंने कविताएं रची। बोलचाल की भाषा पर, बोलचाल की भाषा पर उन्होंने अनेक फुटकल कविताएं लिखी, विषयों पर कविताएं लिखी, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया है। प्रत्येक पंक्ति में कोई न कोई मुहावरा अवश्य खपाया गया है। ऐसी कविताओं का संग्रह चोखे चौपदे 1924 ईस्वी में निकला। अब चोखे चौपदे में क्या है? एक तो बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। चोखे चौपदे क्या है? एक तो बोलचाल की भाषा में लिखा गया है और एक इसकी प्रत्येक पंक्ति में मुहावरे को खपाया गया है, अर्थात इसकी बोलचाल की भाषा है और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। किसमें? चोखे चौपदे में। किसकी रचना है चोखे चौपदे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अब इसके बाद आती है बात पद्य प्रसून की। किसकी बात आती है? पद्य प्रसून की। क्या है पद्य प्रसून में? 1925 ईस्वी में भाषा दोनों प्रकार की है, बोलचाल की भी और साहित्यिक भी। पद्य प्रसून की जो भाषा है वो साहित्यिक भी है और बोलचाल की भी है। मुहावरों के नमूने के लिए चोखे चौपदे, समझ गए? अगर हम बात करें चोखे चौपदे की तो उसकी बोलचाल की भाषा है और मुहावरेदार भाषा है। पद्य प्रसून की बात करें तो उसकी बोलचाल की भाषा है और साहित्यिक दोनों का प्रयोग उसमें किया गया है। चोखे चौपदे का एक पद्य नमूना है, क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये पेट है जो न जाने क्या क्या करवाता है। अब आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह पर। अब आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह पर। ये सभी के कथन है और इसी प्रकार से पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, अवधारणाएं यहीं से कायम होती है भैया, ठीक है ना। उनकी ख्याति का मुख्य आधार प्रिय प्रवास है। बच्चन सिंह भी यही कहते हैं कि उनकी ख्याति का मुख्य आधार प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास को कुछ लोगों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। कुछ लोगों ने, बच्चन सिंह ने नहीं माना है, कुछ लोगों ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा 17 सर्गों में लिखी गई है। श्री कृष्ण के
बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, याद नहीं रहता है। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा है इसमें, श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की। अब यहां यह भी लिखा आ सकता है कि इसमें श्री कृष्ण के मथुरा बचपन से लेकर कंसवध तक की कथा है, श्री कृष्ण के कंसवध की कथा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमने बार बार ये तो पढ़ लिया है कि श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है, लेकिन ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं वो वैसे के वैसे ही उठाए जाते हैं। जैसे सेनापति के बारे में हम आज तक पढ़ते रहे थे कि सेनापति ने राम काव्य लिखा था। कवित्र रत्नाकर जो है वो राम काव्य से संबंधित है, कवित्र रत्नाकर जो है वो राम काव्य से संबंधित है, उसमें 5 तरंगे हैं। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि क्या सेनापति रचित कवित्र रत्नाकर आद्यांत राम काव्य है? सबने सोचा हाँ राम काव्य। ये नहीं देखा कि आद्यांत का मतलब क्या होता है। आद्यांत मतलब आदि से लेके अंत तक। क्या पांचों की पांचों तरंगों में राम का चित्रण वर्णन किया गया है? तो उत्तर था नहीं, क्योंकि चौथी और 5वीं तरंग में ही राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, राम से संबंधित वर्णन किया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी में नहीं किया गया है। इसी तरह से यहां भी यही आ जाता है कि श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा जो है इसमें कही गई है 17 सर्गों में। महाकाव्य के लिए अब ये कहते हैं, जैसे मैंने कहा था बच्चन सिंह ने इसको महाकाव्य नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? ये कहते हैं कि महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता उपेक्षित होती है उसका इसमें नितांत अभाव है। क्या कहा है इसने? बच्चन सिंह जी कहते हैं ऐसा किसने कहा है? प्रिय प्रवास के लिए ऐसा किसने कहा है कि जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता, महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता, महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदात्तता अपेक्षित होती है उसका इसमें नितांत अभाव है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रबंध काव्य भी नहीं माना है। उन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि ये काव्य अधिकतर भाव विवरणात्मक और वर्णनात्मक है। पहले पढ़ चुका हूं, भाव विवरणात्मक और वर्णनात्मक है। यह काव्य भाव विवरणात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है, जैसा कि इसके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इसकी कथा वस्तु महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। यही बात कथानक से संबंधित डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कही थी कि इसके कथानक जो है, ठीक है ना, कथा वस्तु कथानक एक ही बात होती है, कथानक जो है वो इस लायक नहीं है कि इसे प्रबंध काव्य कह चुके। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था कि शुक्ल ने ऐसा कहा है। वही बात बच्चन सिंह कह रहे हैं कि शुक्ल ने ऐसा कहा है। तो यहाँ बच्चन सिंह जी शुक्ल से सहमत हो गए। तो शुक्ल ने इसको प्रबंध काव्य नहीं माना, महाकाव्य नहीं माना, तो बच्चन सिंह ने भी कहा कि ये प्रबंध काव्य की जो उदात्तता, जीवन की जो संपूर्णता होती है वो इसमें नहीं है, इसलिए ये प्रबंध काव्य महाकाव्य नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र वर्मा जो है वो कहते हैं नहीं, ये तो प्रबंध काव्य है, महाकाव्य भी है। वो आचार्य शुक्ल के मत से सहमत नहीं होते हैं। चलते हैं आगे। डॉक्टर बच्चन सिंह, बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। क्या है? कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का सशक्त व्यक्तित्व अनुद्घाटित ही रह गया। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादिता दृष्टिकोण के कारण। अब कृष्ण नैतिक, अब उल्टा करोगे आप, कृष्ण में नैतिकता और मर्यादावादी, वो वाली बात है कि इमरान हाशमी और संस्कार वाली, भारतीय संस्कार संस्कृति वाली फिल्म, ठीक है ना, उम्मीद करना जैसी बात हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि कृष्ण जो थे
आदर्शवादी और नैतिकवादी नहीं कह सकते, वो श्रृंगार रस के थे, श्रृंगार रस से परिपूर्ण उनका वर्णन किया जाता है कृष्ण का जहां भी किया जाता है। हाँ, मानता हूं कि उन्होंने जो बातें बताई थी वो सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं न कहीं जो कवि जो थे, महाभारत के अंदर उनका अलग रूप है, हम देखें पुराणों में उनका अलग रूप है, लेकिन अगर हम काव्य में देखते हैं तो काव्य में जो रचनाकार थे वहां उन्होंने केवल उनके श्रृंगार को ही उठाया है कि किस तरह से वो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे और किस तरह से वो माखन चुराते थे, किस तरह से वो रास लीलाएं करते थे, किस तरह से वो उनके सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है। चलते हैं। नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का सशक्त व्यक्तित्व अनुद्गात्री ही रह गया। राधा को लोक सेवा व्रत में दीक्षित कर दिया गया है। राधा कृष्ण में न भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता है, न रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित विलासिता है। कौन कह रहे हैं? बच्चन सिंह कहते हैं कि इस चक्र में श्री कृष्ण जी को न इधर का छोड़ा न उधर का छोड़ा। कैसे कि राधा कृष्ण में न तो भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता है, भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता, जैसे भक्ति काल के कवि थे उन्होंने अलौकिक माना था, ईश्वर माना था और उनका ईश्वर के रूप में गुणगान किया था, तो इसमें वो भी नहीं रहे। और फिर रीति काल के कवि थे, रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित विलासिता, उन्होंने इन्हें विलासिता का प्रतीक माना था, तो इसमें वो भी नहीं रहे। सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, इसमें केवल सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत उनका किया गया है। चलते हैं आगे बच्चन सिंह जी और क्या कहते हैं इनके बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि जैसा द्विवेदी युग या हिंदी साहित्य का इतिहास मैं करवाने वाला हूं और कोई आपको नहीं करवाने वाला है। ऐप में किसी ने करवा दिया होगा तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन YouTube पर तो आपको इस तरह से इतना विस्तार से सभी हिंदी साहित्य को, ऐसा कोई नहीं होगा जो सभी के सभी हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़कर आए और उसी वक्त ही पढ़कर आए और हैंड टू हैंड तैयार करके आपको करवाए, तो ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है। पढ़ना है तो थारी मर्जी है भैया, ना पढ़ो तो थारी मर्जी है, विश्वास करो तो थारी मर्जी, ना करो तो थारी मर्जी। मेरा काम सिर्फ कर्म करते रहना है और फल सिर्फ आप लोगों ने लेना है। जिसने फल लेना है वो भैया पढ़ लेना, ना लेना है वो टाल कर दिया। प्रिय प्रवास की छंद योजना और संस्कृत पदावली ने भी खड़ी बोली के विकास में बहुत उल्लेखनीय योग नहीं दिया। प्रिय प्रवास की छंद योजना और संस्कृतनिष्ठ पदावली ने भी, प्रिय प्रवास की छंद योजना, कितने प्रकार के छंद थे? 7 प्रकार के छंद, और वो भी संस्कृत के, ठीक है ना, और संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग किया गया था। नाम खड़ी बोली का है लेकिन संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग किया गया, जो खड़ी बोली के विकास में बहुत उल्लेखनीय योग जो है वो नहीं देती है। बाद में चलकर हिंदी में न तो संस्कृत के व्रत ग्रहण किए गए और न प्रिय प्रवास की संस्कृत बहुला पदावली को ग्रहण किया गया। इसलिए हिंदी साहित्य खड़ी बोली के विकास में इसका इतना सहयोग नहीं रहा है। कौन कहते हैं ऐसे? बच्चन सिंह जी। बच्चन सिंह जी कहते हैं कि खड़ी बोली के विकास में इनका इतना बड़ा सहयोग नहीं रहा है जितना कि लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं आगे। बच्चन सिंह जी फिर भी क्या कहते हैं? वैदिक वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास तथा बहुभूति के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। ये लो जी, ठोको ताली। बच्चन सिंह जी जब चलते हैं तो भैया बड़ों बड़ों के पांव उखाड़ देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगे कोई नहीं टिका था और बच्चन सिंह ने उनको भी टिका दिया था। वो कहते थे कि जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आगे कुछ सुझाई नहीं पड़ता है, उन लोगों को अपनी आंखों का इलाज करवा लेना चाहिए। ऐसा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। ऐसा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। लेकिन भैया अभी तो एक बार तो कहा इन्होंने जरूर है, लेकिन अभी शुक्ल जो है, शुक्ल को याद करना जरूरी है। कोई बच्चस में लगवाना चाहे कुछ ही करना पड़े वो कर लेना, ठीक है ना, लेकिन शुक्ल जरूर पढ़ना भैया। छोटी सी किताब है, जरूर पढ़ना, 3-4 बार पढ़ लेना। ऐसा नहीं है, अगर मैंने पहले एक वीडियो बनाई उसमें बताया कि कैसे शुक्ल के इतिहास को पढ़ सकते हैं। स्पीड से पढ़ो तो 5-10 दिन का काम है, नाका लग जाएगा। व्याख्याता की तैयारी करने वालों कान खोल कर सुन लो। वैदिक वनवास का आदर्शवाद वाल्मीकि, कालिदास तथा बहुभूति के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। वैदिक वनवास की सीता राम आड़मास के मनुष्य न होकर आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं। आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं, आर्य समाजी आदर्श के धोखे हैं,
ठीक है ना, याद रख लेना, मोस्ट इज द वेरी मोस्ट, ज्यादा अंग्रेजी आओ को नहीं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण मान लो, अति महत्वपूर्ण मान लो हिंदी, ठीक है। वैदेही वनवास को, वैदेही वनवास के राधा कृष्ण को, वैदेही वनवास के वैदेही वनवास के राम सीता को, वैदेही वनवास के राम सीता को हाड़ मास के, वैदेही वनवास के राम सीता को हाड़ मास के मनुष्य न मानकर आर्य समाज के आदर्शवाद के धोखे किसने कहा है? आर्य समाजी आदर्श के धोखे किसने कहा है? वैदेही वनवास के राम सीता को हाड़ मास के मनुष्य न मानकर आर्य समाज के वैदेही वनवास के राम सीता को, वैदेही वनवास के राम सीता को आर्य समाज, क्या कहना चाह रहा हूं, वैदेही वनवास के राम सीता को, वैदेही वनवास के राम सीता को हाड़ मास के मनुष्य न मानकर, वैदेही वनवास के राम सीता को हाड़ मास के मनुष्य न मानकर आर्य समाज के आदर्श के धोखे किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ठोको ताली, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त, यदि आधुनिक काल में तुलसीदास के रूप में मैत्रेय गुप्त को स्वीकार किया जा सकता है तो उसका सूरदास कविवर अयोध्या से उपाध्याय हरियोध को माना जा सकता है। आधुनिक काल में तुलसीदास के रूप में मैत्रेय गुप्त को स्वीकार किया जा सकता है तो उसका सूरदास कविवर अयोध्या से उपाध्याय हरियोध को माना जा सकता है। जिस प्रकार गुप्त जी ने मूलतः राम भक्त होते हुए भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हरियोध जी ने मुख्यतः कृष्ण के दिव्य चरित्र का गान मृदुल मंजुले मधुर शैली में किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? प्रेमांबु वारिदी, आगे चलकर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं? प्रेमांबु वारिदी, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, इन चारों में भी प्रणय के आलंबन जो है, सहारे जो है वो क्या है? भगवान कृष्ण है। तथा इसमें कृष्ण की महिमा क्या किया गया? इनमें कृष्ण की महिमा, कृष्ण के सौंदर्य तथा गोपियों के वीर वेदना का इनमें चित्रण किया गया है, और वो भी किस शैली में? मुक्तक शैली में। किसमें? मुक्तक शैली में, याद रख लेना। आगे क्या कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त, थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रिय प्रवास है, जिसमें अनेक आलोचकों ने सफल महाकाव्य के रूप में भी स्वीकार किया है। यह पूरा काव्य 17 सर्गों में विभाजित है, कोई समस्या नहीं। एक बार फिर बता दूं, याद रह जाएगा आपको। सबसे पहले कौन सी आई थी? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई थी? 1914 में। तो इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसके बाद हम बात करें पारिजात। पारिजात की रचना कब हुई थी? 1937 में। इसके सर्ग एक बार नहीं बताऊंगा, ट्रिक से बताएंगे। उसके बाद किसकी रचना हुई थी? वैदेही वनवास की। उसके बाद किसकी रचना हुई थी? वैदेही वनवास की, ठीक है ना। इतने में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। अब आपको क्या याद रखना है? इन दोनों को याद रखना है। प्रिय प्रवास की रचना पहले हुई थी, इसलिए इसमें क्या है? कम सर्ग है। प्रिय प्रवास की रचना पहले हुई थी, इसलिए इसमें 17 सर्ग है। वैदेही वनवास की रचना बाद में हुई थी, इसलिए इसमें 18 सर्ग है। लेकिन इसके लिए आपको उससे पहले याद करना पड़ेगा ये पारिजात। पारिजात को आपको याद रखना पड़ेगा कि पै से पारिजात और पै से 15, पै से पारिजात और पै से 15, अर्थात इसमें कितने सर्ग थे? 15 सर्ग थे। पै से पारिजात और पै से 15, पै से पारिजात और पै से 15, ये याद रख लेना। तीनों के तीनों इनके प्रबंध काव्य हैं। चलते हैं, क्या कह रहे हैं गणपति चंद्र गुप्त? इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रिय प्रवास है, जिसे अनेक आलोचकों ने सफल महाकाव्य के रूप में भी स्वीकार किया है। यह पूरा काव्य 17 सर्गों में विभाजित है, जिसमें कृष्ण के गोकुल से मथुरा गमन तथा उद्धव की आगमन व पुनर्गमन तक की कथा दी गई है। गोकुल से मथुरा गमन तक की, याद रख लेना, जिसमें कृष्ण के गोकुल से मथुरा गमन तथा उद्धव के आगमन व पुनर्गमन तक की कथा भी दी गई है। ये भी है भैया साथ में। हम पीछे पढ़कर आए गए थे
धीरेन्द्र वर्मा वाले में क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण के मथुरा गमन, बचपन से लेकर मथुरा गमन तक की, बचपन से लेकर मथुरा गमन तक की कथा कही गई है, बचपन से लेकर मथुरा गमन तक की कथा कही गई है। और यहाँ ये भी कहा गया कृष्ण के गोकुल से मथुरा गमन तथा उद्धव के आगमन और पुनर्गमन, उद्धव के आगमन तथा पुनर्गमन की कथा कही गई है इसमें। पर विभिन्न पात्रों के मुंह से पूर्व स्मृति के रूप में कृष्ण के बाल जीवन की प्राय सभी घटनाएं, पूर्व स्मृति के रूप में, विभिन्न पात्रों के मुंह से पूर्व स्मृति के रूप में, मतलब ये जो पात्र हैं कृष्ण के गोकुल से शुरू होती है कहानी और वो मथुरा चले जाते हैं। मथुरा से जब उद्धव आते हैं और उद्धव से जब गोकुल के वासी बात करते हैं तो वो याद दिलाते हैं, जब वो याद दिलाते हैं पूर्व स्मृति, जिसे फ्लैशबैक पद्धति कहते हैं, ठीक है ना, उसमें कृष्ण के बचपन की कहानियां सुनाई जाती है। कौन कौन सी कहानियां सुनाई जाती है? बाल जीवन की, ठीक है ना, सभी घटनाओं, जैसे पूतना वध की कहानी भी सुनाई जाती है, शकटासुर की वो कहानी सुनाई जाती है, बक्कासुर की कहानी सुनाई जाती है, अगासुर की कहानी सुनाई जाती है, कालिया नाग की कहानी सुनाई जाती है, गोवर्धन धारण की कहानी सुनाई जाती है, दावानल दाह की कहानी सुनाई जाती है, रासलीला आदि की सारी बातें की जाती है। ठीक है ना, याद रख लेना, पूतना वध है, शकटासुर है, बक्कासुर है, अगासुर है, कालिया नाग है, गोवर्धन धारण है, दावानल है, ये सारी कहानियां। संबंधित घटनाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। कथा वस्तु का स्थूल ढांचा भागवत पुराण पर आधारित है। स्थूल मूल रूप से जो ढांचा है वो भागवत पुराण पर आधारित है, पहले बता चुका हूं, किंतु उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया गया है। कई प्रसंग सर्वथा नूतन भी है, जैसे राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर संदेश भेजना। नया है भैया, नया कुछ आ गया है। आज राज पता चल गया है कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था, राज पता चल गया है कि जैसे नया राज क्या है कि राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर संदेश भेजा जाता है। प्रिय प्रवास में जो भागवत पुराण से अलग बात है कि राधा के द्वारा दूतिका बनाकर, ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ते हैं कि राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर संदेश भेजा जाता है। देखते हैं और क्या कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त प्रिय प्रवास में क्या है रामलीला, रामलीला नहीं है, सॉरी, कृष्ण लीला है प्रिय प्रवास में, याद रख लेना। रामलीला किसमें है? वैदेही वनवास में। प्रिय प्रवास की रचना के समय कवि के मन में विरोधियों की यह चुनौती भी थी। प्रिय प्रवास की रचना के समय कवि के मन में विरोधियों की यह चुनौती भी थी। प्रिय प्रवास के समय कवि के मन में विरोधियों की यह चुनौती भी थी कि ब्रजभाषा में जैसी सरसता है, ठीक है ना, वैसी सरसता वो खड़ी बोली में ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। कारण क्योंकि इनसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल, तो भक्ति काल का भी जो अंतिम काल कृष्ण काव्य था वह ब्रज भाषा में रचनाएं होने लगी थी सिर्फ, और उसके बाद जो रीतिकाल आया तो उसमें भी काव्य रचनाएं सिर्फ ब्रज भाषा में होती थी। उसके बाद भारतेंदु काल आता है तो उसमें भी काव्य रचनाएं सिर्फ ब्रज भाषा में होती थी। गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था लेकिन काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। द्विवेदी काल ही ऐसा काल था जहां काव्य भी खड़ी बोली में लिखा जाना प्रारंभ हुआ था। अब खड़ी बोली में लिखने तो लग गए थे, लेकिन महाकाव्य लिखने वाले पहले कवि कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध थे। तो उनके मन में डर था कि मैं खड़ी बोली में इतना बड़ा महाकाव्य लिख रहा हूं। जैसे बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं ना, बड़ी फिल्म बना ली जाती है लेकिन वो हिट ना हो तो बड़ी समस्या हो जाती है, बड़ा बजट लग जाता है, तो बहुत सारा बजट इनका खप जाता है इनमें, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। बजट से तात्पर्य है कि समय से बड़ा बजट कुछ नहीं होता, बहुत लंबा समय, क्योंकि बहुत बड़ा लिखा था। प्रिय प्रवास कितने में था? 17 सर्गों में लिखा गया था। देखते हैं क्या कहते हैं कि मन में विरोधियों की चुनौती भी थी कि खड़ी बोली की कविता में ब्रज भाषा काव्य किसी सरसता, कोमलता, ये विशेषता है ब्रज भाषा की, सरसता, कोमलता, प्रवाह पूर्णता। यही कारण है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का, उनकी रास लीलाओं का वर्णन करने के लिए ब्रज भाषा का सहारा लिया गया था। और खड़ी बोली जो है वो थोड़ी आदर्शवादी है, इसलिए खड़ी बोली में राम काव्य लिखा गया, ठीक है ना। कहना न होगा कि प्रिय प्रवास की रचयिता
ने इस चुनौती का उत्तर देने में यथेष्ट सफलता प्राप्त की। इस काव्य के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पंक्ति में सरसता साकार हो गई है। संगीत का सा, याद रख लेना, इस काव्य किसमें, प्रिय प्रवास, इस काव्य का मतलब प्रिय प्रवास के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पंक्ति में सरसता साकार हो गई है। किसका कथन है, गणपति चंद्र गुप्त का। संगीत का सा स्वर माधुर्य एवं पद नुपुरों की सी झंकार उसके प्रत्येक चरण में ध्वनित हो उठी है। किसका कथन है, अयोध्या सिंह गणपति चंद्र गुप्त का। और बिना कवित्त सोइया के, बिना घनाक्षरी के, बिना राग रागनीय के, और इतना ही नहीं बिना तुक के भी उसने छंदों में कुछ ऐसी थिरकन, कुछ ऐसा लास्य एवं कुछ ऐसा चमत्कार भर दिया कि वे स्वतः ही वीणा के स्वरों की भांति गुंजरित हो उठे हैं। लगता है हरियोध जी ने सीधी सादी भाषा को अलंकृति, नृत्य और संगीत की विधाओं में पारंगत करके उसे अनूठा आकर्षण और अद्भुत मोहन शक्ति प्रदान कर दी है। वाह जी वाह, क्या लिखा है, 4 बार पढ़ोगे तब भी मन नहीं भरेगा। प्रिय प्रवास जी के बारे में क्या लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने, आनंद आ गया। उदाहरणार्थ है, प्रिय प्रवास का पहला ही छंद दृष्टि है कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। वास्तव में गजब है भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो काम ही यही आलोचना करना है, इसलिए उनको आलोचक बोला था, जड़ा कड़ा की किन्हीं कौन छोड़ा दे सारा नहीं लबड़ धक्का ले लिया बेली, ठीक है नहीं। तो ये शुक्ल पे नहीं जाना, अपने को देखना है कि बहुत सुंदर लिखा है, हरियोध जी ने शानदार लिखा है। हम बोलचाल और इनके जो दूसरे देखेंगे, चौखे चौपते और चुपते चौपते देखेंगे, उनकी अगर भाषा को देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार लिखा है इन्होंने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आगे क्या लिखते हैं पारिजात के बारे में। पारिजात 1937 ईस्वी इनका दूसरा वृहत काव्य है, जिसे स्वयं कवि ने महाकाव्य की संज्ञा दी है। स्वयं कवि ने किसे महाकाव्य की संज्ञा दी है, पारिजात को भैया। पहला जब प्रिय प्रवास सुपरहिट हो गया, जैसे बाहुबली 1 अगर सुपरहिट होगी तो फिर बाहुबली 2 भी आनी जरूरी थी। अगर बाहुबली 1 फर्स्ट भैया फ्लॉप हो जाती तो फिर बाहुबली 2 कभी नहीं आती। इसमें विभिन्न आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों को 15 सर्गों में प्रस्तुत किया गया। पै से पारिजात, पै से 15। कुछ सर्गों के शीर्षक इस प्रकार है, याद रख लेना। पूछेंगे कि ये वाले सर्ग किसके हैं, प्रिय प्रवास के हैं या फिर पारिजात के हैं, और या फिर रस कलश के हैं, या फिर 4 हो गए क्या, बस इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि किसके हैं ये वाले। दृश्य जगत वो था ना, बक्कासुर वध, ठीक है ना, कालिया नाग और गोवर्धन धारण, ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है शकटा सुरवध, ठीक है ना, ये वाले किस में आते हैं, प्रिय प्रवास में आते हैं। तो उसी तरह से ये वाले किस में आते हैं, दृश्य जगत, अंतर जगत, संसारिकता, स्वर्ग, कर्म विपाक, प्रलय प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि सर्गों के शीर्षक किसमें आते हैं। ये सर्गों के शीर्षक किसमें आते हैं, इन सर्गों के शीर्षक किसमें आते हैं, याद रख लेना। आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, फिर मत कहना कि कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। फर्स्ट पेपर में तो नाका ही लगता है हिंदी वालों का, फर्स्ट पेपर में तो नाका ही लगता है। नंबर तो यहीं से बढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ कितनी भी ताकत लगा लेना, वहाँ से मेरिट अप होने वाली नहीं है, पर वहाँ नाका जरूर लगा लेना भैया। और इधर मेरिट इधर से ही बनेगी, और मेरिट ऐसे प्रश्नों से ही बनेगी। क्या पूछा जाएगा कि दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म विपाक, प्रलय प्रपंच, सत्य का स्वरूप और परमानंद आदि शीर्षक सर्ग जो है वो किस रचना से लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं, पारिजात से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, पारिजात से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, पारिजात से लिए गए हैं। धीरे से बता देता हूँ कान में, अकेले को तुम्हारे अकेले के नंबर बढ़ जाएंगे। आधुनिक युग के नेताओं समाज सुधारकों की भी प्रतिष्ठा अवतार रूप में की गई है। एक स्थान पर
किसमें, पारिजात में एक स्थान पर। जैसे प्रिय प्रवास में एक नई बात आई थी ना कि राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर भेजा गया था। राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर भेजा गया था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। उसी तरह से दूसरे में फिर आ गया है, दूसरे में फिर आ गया है एक नया ट्विस्ट। क्या है कि आधुनिक युग के नेताओं एवं समाज सुधारकों की भी प्रतिष्ठा अवतार रूप में की गई है। आधुनिक युग के नेताओं एवं समाज सुधारकों की प्रतिष्ठा भी अवतार रूप में अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस रचना में की गई है? पूछ लेंगे तो बाल खड़े हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। अगर ऐसे प्रश्न पूछ लिए तो ऐसे बाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्लास देखोगे, अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट अवश्य कर देना भैया, फोकट में मत चले जाना। एक कमेंट के बदले इतनी लंबी लंबी क्लास मिलती है। क्लास, एक ही क्लास बनाने में, एक ही रचनाकार को बनाने में 2-2 3-3 दिन निकल जाते हैं, ठीक है ना। कभी सारे हिंदी साहित्य के इतिहास एक ही रचनाकार के लिए पढ़ के देख लेना, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 रचनाकारों, 5 हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में यहाँ कुछ बता रहा हूँ तो 5 ही पढ़े होंगे, नहीं। आप 10 पढ़ते हो ना, तब कहीं 5 में कुछ उसके बारे में जानकारी मिलती है, बाकी 5 में तो सेम ही हो जाता है मामला। और कुछ में तो नाम मात्र की जानकारी दी होती है, तो उसमें से उठाएं क्या, नया कुछ होता ही नहीं है। जो पहले ही दे रखा है वही होता है, तो वो उठा नहीं सकते आप। कुछ भी ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। जैसे डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, हरियोत जी के लिए कोई विशेष रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किया गया, इसलिए वहाँ से कुछ भी नहीं उठाया गया। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने भर भर के लिखा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है, तो वहाँ से हमने भी भर के सामान उठाया है। चलते हैं आगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आगे क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। चलो, हरियोध जी का तीसरा महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य वैदेही वनवास है, सभी जानते हैं। अब तक तो रट्टा लग गया होगा। मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। प्रिय प्रवास मूलतः किस पर आधारित है प्यारे बच्चों? तो प्रिय प्रवास मूलतः किस पर आधारित है? भागवत पुराण पर है। लेकिन समय समय पर परिवर्तन कर लिया गया है, लेकिन समय समय पर परिवर्तन कर लिया गया। और विशेष रूप से जो नई बात है वो कौन सी है कि राधा के द्वारा पवन को दूतिका बनाकर भेजना, ठीक है। उसी तरह से यह मूलतः जो वैदेही वनवास है ये किस पर है? वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं कि नहीं भैया, इसके अंदर वाल्मीकि रामायण वाला कुछ भी नहीं है, पीछे पढ़कर गए हैं, याद कर लेना। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में वर्णित है। कवि ने आधुनिक युग की भावनाओं के अनुकूल परंपरागत कथानक में अनेक स्थलों पर नवीन उद्भावनाएं करते हुए मतलब बदल दिया। जैसे प्रिय प्रवास को थोड़ा थोड़ा बदल दिया तो इसको भी थोड़ा थोड़ा बदल दिया, करते हुए राम और सीता के चरित्र को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। इसमें न तो राम सीता को धोखे से वन में भेजते हैं, क्योंकि राम का कहीं न कहीं चरित्र जब चला जाता है तो वो कहीं न कहीं राम का चरित्र नीचे गिरता है। कहाँ गिरता है? जब वो सीता को वनवास भेजते हैं और जब वो सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं तो कहीं न कहीं उनका चरित्र जो है वो नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा प्रयास किया गया है कि वो चरित्र जो भाग राम के चरित्र को नीचे लेकर जाता है उस भाग को ऊंचा उठाया गया है। उसको ऊंचा उठाने के लिए क्या गया कि जो क्षेत्र वहाँ राम के चरित्र को नीचे लेकर जा रहे थे उनको बदला गया। कहने का मतलब है कि यहाँ राम जो है उस तरीके से धोखे से वन में नहीं भेजते हैं और न ही सीता छुपकर वन में जाती है। सब जो है बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ सीता स्वयं जो है राज सेवा के लिए वो वन को चली जाती है। देखते हैं क्या है इसमें। न तो राम सीता को धोखे से वन में भेजते हैं और न ही उसके प्रति किसी प्रकार की कठोरता प्रदर्शित है। सीता भी लोकापवाद जनित परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोकापवाद जनित परिस्थिति को गंभीरता को देखते हुए सहर्ष वन जाने का प्रस्तुत हो जाती है। मतलब वो कहती है कि अगर जनता ऐसा चाहती है, जनता में अगर कोई गलत धारणा बन रही है तो उसको दूर करने का न केवल राजा का कर्तव्य बनता है बल्कि रानी भी उसकी भागीदार होती है। तो इसलिए वो जनता के लिए चली जाती है। वाल्मीकि रामायण रघुवंश
और उत्तर रामचरित की भांति इसमें सीता का निर्वासन चुपचाप नहीं दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण, रघुवंश और उत्तर रामचरित की भांति इसमें सीता का निर्वासन चुपचाप नहीं दिखाया गया है, अपितु जनता व गुरुजनों के द्वारा उसे सह समान विदाई का चित्रण किया गया है। अपने निर्वासन की सूचना पाकर सीता जिन शब्दों में राम को प्रत्युत्तर देती है वे दृष्टव्य है। जनक नंदिनी ने दीर्घ से आते आंसू को रोक कहा। जनक नंदिनी ने दीर्घ से आते आंसू को रोक कहा। सदा आपका चंद्रानन अवलोके ही मैं जीती हूं। प्राणनाथ सब तो सह लूंगी, क्यों जाएगा विरह सहा। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए श्री राम को कहती है कि हे श्री राम, सब सहा जाएगा, मैं जंगल की वन की जितनी भी पीड़ाएं होंगी वो सब सहन लूंगी। और जब मैंने आपके साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था तब भी बड़े हंसी खुशी से मैंने सारी पीड़ाएं सहन कर ली थी, लेकिन आपका वियोग जो है वो सहन करना मुश्किल है। सदा आपका चंद्रानन, चंद्र समान मुख अवलोके ही मैं जीती हूँ। रूप माधुरी, आपके रूप की माधुरी सुधा मृत तृषित बन चकोरी का सम पीती हूँ। जैसे चंद्रमा की चकोरी जो होती है उसका अमृत रस पीती रहती है, वैसे मैं भी चकोर बनकर तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख का जो है अमृतपान करती रही हूँ। वैदेही वनवास का तो ये सारी पंक्तियां हैं। वैदेही वनवास का प्रकृति चित्रण भी यहां देख लेते हैं। प्रकृति सुंदर, देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, कितना सुंदर लिखा हुआ है। प्रकृति सुंदरी वहस रही थी, चंद्रानंद था दमक रहा। परम दिव्यवन कांत अंक में तारक चय था चमक रहा। पवन श्वेत साटिका सीता की वह ललसिता दिखलाती थी। ले ले सुधा सुधाकर कर से वसुधा पर बरसाती थी। अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति है कुछ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। ऊपर जिसके है सोती मुक्त माला, वह नवलिनी से नैन वाला कहाँ है। तो ये थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। हाँ, एक बात बीच में रहेगी, अगर आप PDF चाहते हैं इसकी तो 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप करें। वहाँ से आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और वहाँ टेलीग्राम पर ये PDF आपको मिल जाएगी। एक सूचना और दे दूँ कि इसी चैनल पर फर्स्ट पेपर भी पूरा करवाया जाएगा। भूगोल की लगभग सभी क्लासें हो चुकी हैं। वर्तमान में सामान्य अध्ययन की उनकी PDF भी मिल जाएगी, तैयार हो रही है उनकी PDF, जो बोर्ड वाली PDF है, जैसा बोर्ड में समझाया गया है सर द्वारा, ठीक है ना। अभी तक 26 क्लास जो है ऑनलाइन कर दी गई है, उनका शेड्यूल जो है चल रही है, ठीक है ना। तो आप वो जरूर देखें। जीके की क्लासें भी, दोनों चीज़ें एक स्थान पर क्रमबद्धता से निःशुल्क आपको प्राप्त होने वाली है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।